नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 23 जनवरी को, उसमें जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे उसका यहाँ पर हम संपूर्ण हल आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन को पहचानना है। तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज दिया गया है ABC और इनके जो है मध्य बिंदुओं से मिलाकर एक अंदर यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो DEF त्रिभुज है ये ABC का कितना भाग है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो उससे जो बना हुआ त्रिभुज होता है वो त्रिभुज बड़े त्रिभुज का 1/4 भाग होता है। ये आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर यही दिया गया है चौथे ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/4 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABC जो एक ये बड़ा त्रिभुज है और इसके अंदर जो आपका DEF ये त्रिभुज बना है ये इसका 1/4 है, क्योंकि यहाँ पर आप 4 त्रिभुज देख सकते हैं, 1 2 3 और एक ये आपका बन रहा है 4। तो ये जो आपका पार्ट होगा DEF वाला ये 1/4 होगा किसका? पूरे त्रिभुज का 1/4। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य यहाँ पर आपको दिया गया है A है और ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक माध्य H है तो इनमें संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोई दो संख्याएं मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि मान लिया हमने एक संख्या 2 है और एक है आपकी 6। अगर हम 2 और 6 का समांतर माध्य निकालते हैं यानी कि AP निकालते हैं तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 2 + 6 और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो समांतर माध्य AP जो निकल के आ गया है ये आ गया है 4। और अगर इसी का हम गुणोत्तर माध्य यानी कि GM निकालें तो GM निकालने के लिए हो जाता है √AB और AB क्या है 2 और 6, तो 2 और 6 का हो जाएगा गुणा, तो ये आ जाएगा √12। और √12 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2√3। और अब इसको हम और हल कर लेते हैं तो 2 और √3 का मान होता है 1.732। तो ये यहाँ पर गुणा अगर हम इसका यहाँ पर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.464। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पर हरात्मक माध्य निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि GM का स्क्वायर यानी गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर होता है AP × HP। AP और इनटू में हो जाएगा आपका हरात्मक माध्य। तो GM जो यहाँ पर दिया गया है इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो 12 हो गया, बराबर में AP आपका 4 निकल के आया है और इनटू में हरात्मक माध्य। तो H बराबर आपका यहाँ से निकल के आ गया 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका हरात्मक माध्य है वो सबसे कम है 3 आया है, उससे बड़ा है आपका GM यानी कि गुणोत्तर माध्य, ये है आपका 3.4 और इससे भी बड़ा है आपका AP यानी कि समांतर माध्य। तो यहाँ पर हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो आपका समांतर माध्य है ये बड़ा है किससे? गुणोत्तर माध्य से, और गुणोत्तर माध्य जो बड़ा है ये आपका है किससे? हरात्मक माध्य से। तो ये आपका यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इनका मान आपका दिया गया है, इनका अंतर दिया गया है 5 और इनका गुणनफल जो दिया गया है ये है 36। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 5 हो और गुणनफल 36 हो। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं देखने को मिल रही हैं, एक है 9 और एक है 4। तो इनका अंतर अगर हम देखें तो इनका अंतर है 5 और अगर हम इनका गुणनफल देखें तो 9 × 4 ये आ जाता है 36। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमें यहाँ पर फॉलो होती दिख रही है। तो 9 और 4 ये हो गई संख्याएं और अगर हम इनके व्युत्क्रमों का अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका
5/36, यानी कि व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे 1/9 और 1/4। इनको हल कर लेना, इनका अंतर निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 5/36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो ये थे आपके श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है, यानी कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2L+B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है ये दिया गया है 660। अब यहाँ पर हल कर लेंगे, h यहाँ पर मान जो दिया गया है उसको रख देंगे, 11 मीटर दिया है तो 2L+B और इंटू में 11 हो जाएगा और बराबर में 660। तो इसको हल करेंगे तो 11 से अगर हम इसे काटेंगे तो 6 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 60। फिर यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 30। तो L+B यानी कि लंबाई प्लस जो चौड़ाई है ये आ गई 30, इनका योग आ गया 30। अब यहाँ पर उसकी छत का क्षेत्रफल पूछा है। जो छत होती है वो आपकी रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है, इस टाइप से जो छत होगी ये आपकी रेक्टेंगल के फॉर्म में होगी। और यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है कि चौड़ाई की दोगुनी है क्या लंबाई, तो लंबाई दोगुनी है तो ये लंबाई जो होगी ये हो जाएगी आपकी 20 और जो चौड़ाई हो जाएगी ये हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चौड़ाई की दुगनी है लंबाई। तो चौड़ाई आपकी अगर 10 होगी तो लंबाई दुगनी हो जाएगी 20। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 इंटू में 20, तो 10 इंटू 20 कर देंगे, क्या आ जाएगा 200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि 10 की पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 की घात -2x का मान क्या होगा? तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पर नोट करेंगे कि 10 की पावर यहाँ पर 3x बराबर में 125 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर x और पूरे की घात 3, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर 125 को लिख देंगे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर घात जो है 3 से 3 ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो 10 टू पावर x और बराबर में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पर लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 10 टू पावर -2x का मान, तो यहाँ पर हम -2 का गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो 10 टू पावर -2x और यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर -2। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मान निकालना है 10 टू पावर -2x का, और ये 5 की घात अगर -2 है इसको हम नीचे लाएंगे घात को, तो ये आपकी प्लस में हो जाएगी। माइनस से क्या हो जाता है प्लस, तो 1/5 की घात 2, तो यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा 1/5 की पावर 2 हो जाएगी तो 5 25, तो 1/25 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 160 75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और प्लस में होता है आपका शेषफल। क्या होता है? प्लस में होता है आपका शेषफल। तो यहाँ पर आप इनके सभी के मान रख दीजिएगा। भाज्य यहाँ पर आपका दिया गया है 16075, बराबर में हो जाएगा भाजक, ये हमें निकालना है, इनटू भागफल आपका दिया गया है, कितना दिया है 167, प्लस में शेषफल दिया गया है 43। तो 43 यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16075 माइनस में हो जाएगा 43 और बराबर में हो जाएगा भाजक, ये आपको निकालना है, और इनटू में है 167। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16032, और यहाँ पर ये जो इनटू में 167 है उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा भाग में, तो 167 से इसको भाग दे देंगे और बराबर आपका भाजक ये आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जब भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 96 बार, तो भाजक जो आपका निकल कर आ जाएगा ये आ जाएगा 96, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर अभाज्यों की संख्या आपको निकालनी है। तो सभी को पता होगा कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये होती हैं 15। और अगर 1 से 100 तक पूछा जाए तो 1 से 100 तक होती हैं टोटल आपकी 25 अभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी होती हैं ये भी आप यहाँ पर जान सकते हैं, इनको भी हम बता देते हैं। इनमें से आता है सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद हो जाएगी आपकी 17, 17 के बाद हो जाएगी आपकी 19, फिर आ जाएगी 23, फिर आपकी आ जाएगी 29, 31, फिर 33 नहीं होगी, इसके बाद हो जाएगी 37, और देन उसके बाद 41, 43 और 47। इनको आप गिन लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आपकी 15 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं 1 से 50 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आप ऑप्शन से सॉल्व करें तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं हैं, उनमें जो बड़ी संख्या का दुगना है वो छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो बड़ी संख्या, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन ए उठाएंगे। बड़ी संख्या है 14 और छोटी है 5। तो यहाँ पर लिखा है बड़ी संख्या का दोगुना, तो 14 का दोगुना हो जाएगा 28। और फिर लिखा है छोटी संख्या के 5 गुने, तो 5 का 5 गुना हो जाएगा 25। और फिर लिखा है 3 ज़्यादा है, तो 25, 3, 28। तो यानी कि बिल्कुल सही है। फिर अगली यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर अगला दिया गया है कि बड़ी संख्या के 4 गुने, तो बड़ी संख्या का 4 गुना हो जाएगा 14 चौको 56। तो बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने, तो 3 गुना 5 का करेंगे तो 5 तियाँ 15, और फिर लिखा है 3 गुने का योग 71 है, तो 15 इसमें जोड़ देंगे। तो अगर ये 71 आ गया तो हमारी यहाँ पर कंडीशन सही हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6, 5, 11 और 5 और 1 6 और 1 आपका हासिल का 71। तो बिल्कुल ही सही है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 और 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई एक वर्ग है, वर्ग हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। इसकी जो भुजा दी गई है ये दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 64। और यहाँ पर दिया गया है कि इसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो 64 यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल है, तो यही हम यहाँ रख देंगे क्योंकि बराबर है। और बराबर हो जाएगा, लंबाई हमें निकालना है नहीं, लंबाई यहाँ पर दी गई है 16 सेंटीमीटर, तो 16 और इंटू में चौड़ाई हमें फाइंड करनी है। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 16 चौको 64। तो 4 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर चौड़ाई निकल कर आ गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा टाइप है। यहाँ दिया है कि यदि a/3 बराबर b/4 और बराबर c/7, तो यहाँ पर मान निकालना है a + b + c/c का। तो यही इनके मान होते हैं, यही आप यहाँ पर पुट कर देंगे। क्योंकि अगर हम इनको जो a/3 लिखा है इसको हम k के बराबर करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3 के, b बराबर निकल कर आएगा 4 के और c बराबर निकल कर आएगा 7 के। तो इस टाइप से अगर हल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो k कांस्टेंट ना मानकर यहाँ पर हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 3 + में 4 + में 7 और बटे में c का मान है आपका 7। तो यहाँ पर इसको हल कर लीजिएगा, 4 3 7 7 14 और 14/7 यानी कि 7 दूनी 14। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर कैलेंडर से आपका ये क्वेश्चन आया था। तो इसको हल करेंगे कि 5 जनवरी को यहाँ पर आपका बताया गया है कि कौन सा दिन था, 1991 को यहाँ पर दिन दिया गया है, ये था आपका शनिवार था।
तो अगर हम 5 जनवरी 1992 का दिन निकालें तो क्या आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर पहले निकालना होगा। तो 5 जनवरी 1992 को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रविवार। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1991 ये आपका साधारण वर्ष है, लीप ईयर तो है नहीं। तो साधारण वर्ष में जब अगले ही वही डेट आपको फिर से निकालनी होती है तो एक दिन आपका बढ़ जाता है। तो 5 जनवरी अगर 1991 को शनिवार था तो 5 जनवरी 1992 को हो जाएगा रविवार। अगर यहीं पर लीप ईयर होता तो 2 दिन आपका बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर नहीं है तो एक दिन बढ़ेगा। तो 5 जनवरी 1992 को आपका रविवार यहाँ पर निकल कर आ गया है, लेकिन हमें निकालना है 3 मार्च 1992। तो अभी हमें आगे जाना है 3 मार्च तक। तो 3 मार्च तक आगे जाएंगे तो अभी अगर हम देखें तो अभी हम 5 जनवरी पर हैं। तो 5 जनवरी से अभी जनवरी में कितने दिन और बचे हैं, तो ये बचे हैं आपके 26, क्योंकि 31 दिन होते हैं। और फिर अगर हम फरवरी में देखें तो यहाँ पर 1992 ये आपका लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पर फरवरी जो होगी वो होगी 29 दिन की। तो 29 और ऐड कर देंगे और फिर आपका 3 मार्च यहाँ पर, यानी कि 3 दिन और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो इनको हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 15 और 3 18 और 2 2 4 और 1 5, ये आ गए 58। तो 58 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा आपका 7 8 56, यानी कि 2 आपका यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। तो 2 आपका शेषफल आ गया और यही आपके ऑड डेज हो गए। तो 2 इसमें हम रविवार में और ऐड कर देंगे। तो जब रविवार में 2 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा मंडे और ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंगलवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन से है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1/3 की पावर -3। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को पलट देंगे तो ये जो माइनस है ये आपका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर +3 और माइनस में ये हो जाएगा 4 की पावर 2। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा ये 3 3 9 3 27 और माइनस में 4 4 16, तो ये आ जाएगा आपका 11। तो यहाँ से इतने को हमने सॉल्व किया, ये आपका निकल के आ गया 11 और यहाँ पर 1/4 की पावर -3 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16 चौको 64, क्योंकि यहाँ पर हम संख्या को पलट देंगे तो 4 की घात 3 हो जाएगा और 4 की घात 3 का मान होता है 64। तो 11/64 यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रमेय पता होनी चाहिए कि त्रिभुज की रचना कैसे होती है। तो त्रिभुज की जो रचना होती है, अगर हम उसकी बात करें तो जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं उनका योग जो है बड़ी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के जो है मान से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर वही कंडीशन हमें फॉलो करानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी को, तो 6.3 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ते हैं तो 5 4 9, तो ये जो है बड़ी भुजा से ज़्यादा हो रहा है। तो यही कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉलो होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए 3 और 3 6, ये बराबर है, बड़ा नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसी टाइप से अगर इनमें देखें 3 और 5, इनको अगर जोड़ते हैं तो ये भी 9.2 सेंटीमीटर से बड़े नहीं हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है √3 कर्ण की घात 3 √4, फिर लिखा है कर्ण की घात 4 √5। इसको जो है अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम क्या होता है, ये होता है कि सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो इसको हम हल कर लेंगे। √3 फिर लिखा है, इसके बाद इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद कर्ण की घात 4 √5। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 और इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। यहाँ पर घात जो है बटे में दी गई हैं, इनको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12 का इनमें हम गुणा कर देंगे सब में। तो 12 का इनमें हम सबसे पहले गुणा कर देंगे। अब इनको हल कर लेते हैं। 4 3 12, 3 से इसे काट देंगे, 3 चौको 12, इसे काट देंगे 2 से, तो 2 छक्के 12। तो यहाँ पर आ गया 3 की घात 6, ये आ गया 4 की घात 4 और यहाँ पर आ गया आपका 5 की पावर 3।
इसे अगर हल करेंगे 3 की घात 6 तो ये आ जाएगा 3 की घात 6 क्या आ जाएगा 729। 4 की पावर 4 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 256 और 5 की घात 3 ये आ जाएगा आपका 125। तो सबसे छोटा कौन है उसे पहले हम नोट कर लेंगे। तो ये है 125 यानी कि यहाँ पर दिया गया है कर्ण की घात 4 √5। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 256 यानी कि ये हो जाएगा और फिर √3। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि क्या होगी। तो यहाँ पर लाभ हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो इसे कैसे हल करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्रय मूल्य क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो CP, और ये जो है CP जो है ये बराबर है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं SP यानी कि सेलिंग प्राइस। तो ये जो है सेलिंग प्राइस का 3/2 गुना है तो 3/2 का कर देंगे गुणा। अब यहाँ पर 2 भाग में है, इधर गुणा हो जाएगा तो CP इंटू में 2 बराबर हो जाएगा SP इंटू में 3। तो यहाँ पर अगर हम निकालें CP अपॉन में SP तो क्या निकलेगा, CP हो जाएगा आपका 3 और बटे में SP हो जाएगा 2। तो कोई चीज़ अगर हम 3 में लेकर आते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है ये है 3 और 2 में अगर हम बेचेंगे तो 1 की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यही हमें निकालना है प्रतिशत में। तो 1 की हानि हो रही है कितने पर, 3 पर। तो 1/3 गुणा में 100। तो 3 का जब भाग देंगे 100 में तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। यही हमारी हानि होगी। तो 33 सही 1/3% की हानि हो रही है क्योंकि हम 3 मिलाकर 2 में बेचेंगे तो 1 की हानि होगी, किस पर होगी, 3 पर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका 33 सही 1/3% हानि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12, 10, 12 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें आप बिल्कुल ही भाग देकर देख लेंगे। तो 12, 10, 12 इसमें हम भाग देंगे कितने का देंगे, 12 का। तो 12 का अगर हम भाग देंगे तो 12 एकम 12 कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो अंक उतारा 1 का, फिर भाग नहीं जा रहा है तो भाग नहीं खाई बिंदी 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा अभी भी नहीं जा रहा, फिर आपको एक और 0 लगाना पड़ेगा, ये आ गया 101। अब 12 का भाग देंगे तो 12 8 96 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर बचा आपका 5, अंक उतारेंगे कितने का, 2 का, तो ये हो जाएगा 2। अब भाग देंगे तो 12 चौको 48। तो यहाँ पर 52 में 48 यहाँ पर घटा देंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा 4। तो यही हमसे पूछा गया है कि शेषफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो कैसे यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा। केवल इकाई के अंक को हमें लेना है। कैसे करेंगे, 2 निम्न 18, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 18 में हम केवल यहाँ पर 8 लेंगे क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। अब 8 को यहाँ पर गुणा करेंगे किससे, 6 से। तो 8 6 क्या होता है 48। तो फिर से 48 में केवल हम क्या लेंगे 8। फिर 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64 होता है। तो 64 में क्या लेंगे केवल 4। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा। तो यहाँ पर माध्यांक आपको बताना है यानी कि माध्यिका आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा कि सम बराबर क्या होता है, यानी कि पदों का योगफल बराबर होता है नंबर गुणा में माध्य, नंबर गुणा में माध्य। तो यहाँ पर सम निकालेंगे सबसे पहले। तो n यानी कि नंबर कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर आप यहाँ पर टोटल कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपके यहाँ पर नंबर दिए गए हैं और माध्य इनका दिया गया है 4.5। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45। यानी कि इन जो नंबरों का योग हो जाएगा ये हो जाएगा टोटल 45। और यहाँ पर अगर हम इनका योग निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 7 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 5 32, 4 36, 3 39, 40 और 42। और ये हो गया 42 प्लस में ये आपका x, ये बराबर है 45 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको अवरोही या फिर आरोही क्रम में इनको लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पर सीरियल से लगा लेंगे। सबसे पहले 1, फिर आपका 2, फिर 3 आपका 2 बार आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका 4, फिर आपका 5 आ जाएगा, 5 भी 2 बार दिया गया है। उसके बाद 7 ये 2 बार आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका 8।
तो यहाँ पर अब हम इनकी माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ पर कुल टोटल डिजिट हो गए आपके 10 हो गए। तो 4 यहाँ पर हम इधर से यहाँ पर कट कर देंगे और 4 यहाँ पर इस साइड से कट कर देंगे। बचे कौन यहाँ पर 4 और 5। तो 4 + 5 बटे में 2 यानी कि 9 बटे में 2, ये आ जाएगा आपका 4.5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यिका आपकी निकल कर आ गई 4.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो ये मुख्य श्रेय जाता है आपका रोनाल्ड ए फिशर को, यानी कि R.A. फिशर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि कोई अगर डिजिट आपको दिए गए हैं, जैसे कि अभी हमने माध्यिका निकाली थी, तो अगर हम कोई भी डिजिट यहाँ पर लेते हैं इस टाइप से और इनमें से अगर हम कोई भी 2 डिजिट हटा देते हैं दोनों साइड से, यहाँ से एक हटा दिया और यहाँ से एक हटा दिया, तो माध्यिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो पड़ेगा माध्य और बहुलक पर। तो यही आपसे पूछा गया है कि किस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका माध्य और बहुलक पर, क्योंकि माध्यिका अगर हमें निकालनी होगी तो यहाँ से हम माध्यिका फिर से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये और ये यहाँ पर हट जाएंगे और इन दोनों को बटे में जोड़कर बटे में 2 कर देंगे तो इनकी माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो ये वही सेम रहेगी, लेकिन जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा माध्य और बहुलक पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में इसे काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो यहाँ पर एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो एक ही फलक पर रंग होगा उसका जो फार्मूला होता है, घन में टोटल सतह होती हैं आपकी 6, तो एक ही फलक पर रंग जो होगा वो हो जाएगा, इसका फार्मूला 6 × x - 2 की पावर कितना हो जाएगा 2। 6 × x - 2 की पावर 2। x यहाँ पर क्या होता है, x होता है कि जो बड़ी जो आपकी घन की भुजा होती है, यानी कि यहाँ पर दी गई है 5, और जो छोटी घन की भुजा होती है यानी कि 1 सेंटीमीटर, ये होता है बटे में। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 5, यानी कि बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा। तो 5 बटे में 1, ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देनी है। तो 6 × में 5 - में 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगी आपकी क्या 6 और गुणा में 3 की घात 2 यानी कि 9। तो 6 × 54 यानी कि 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग ये क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है n - 2 × में 180, और पिछली बार हमने प्रैक्टिस सेट में इसको कराया भी था। तो ये हो जाएगा n यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 - 2 गुणा में 180, तो ये हो जाएगा 3 × में 180, ये हो जाएगा 18 × 54 यानी कि 540 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है और जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी माप क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। 4/7 भाग तो आपका कीचड़ में धंसा है, फिर यहाँ पर दिया गया है कि जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। तो अगर हम 1/3 भाग बाहर खींच लेंगे तो 1/3 जब भाग बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी भी अगर देखें तो 2/3 भाग अभी भी इसका कहाँ पर होगा, कीचड़ में, क्योंकि 1/3 ही तो अभी हमने बाहर निकाला है और 2/3 अभी भी इसका अंदर होगा। तो गुणा हो जाएगा 2/3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। फिर लिखा है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो 4 मीटर 7 तो पहले से ही था और इसका 1/3 बाहर निकला है, तो 2/3 अभी भी अंदर है। ये बराबर हो जाएगा किसके, 8 मीटर के, क्योंकि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो इसको हल कर लेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 7 तियाँ 21 हो जाएगा। तो ये आपका खंबे की जो पूरी माप आ जाएगी ये आ जाएगी 21 मीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं
और बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ए और बी ये मिलकर करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। बी और सी ये दोनों मिलकर करेंगे 15 दिन में। और इसके बाद आ जाएगा सी प्लस ए, ये दोनों मिलकर करते हैं 20 दिन में। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 12, 15 और 20 का, ये आ जाएगा टोटल आपका कितना, 60। तो 60 इसका टोटल काम आ गया। और अगर देखें अब इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे यानी कि क्षमता, तो ए प्लस बी ये इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 12 से 60 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 5 इनकी आ गई आपकी एफिशिएंसी। बी प्लस सी की अगर निकालें तो 15 चौको 60 यानी कि 4 इन दोनों की आ गई। सी प्लस ए की निकालें तो 20 तिहाई 60 यानी कि 3 एफिशिएंसी सी प्लस ए की आ गई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर तीनों की मिलाकर देखें तो यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो 2a प्लस बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी जो निकल कर आई है ये आई है 5, 4, 3 और 5, 4, 9 और 3, 12। तो ये आ जाएगी 12 के बराबर। अब 2 से इसमें दे देंगे भाग तो ये निकल कर आ गई 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। और अगर यही पूरा काम करेंगे तो 6 का यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ए अकेला अगर उसी काम को करे तो कितने दिन में ये कर पाएगा। तो अगर हम देखें बी प्लस सी दोनों मिलकर तो ये कर रहे हैं कितना काम, 4 काम कर रहे हैं। तो बी प्लस सी इनकी क्षमता है 4 और ये जो बाकी है यानी कि जो ए है ये बाकी 2 काम कर रहा है, क्योंकि बी प्लस सी की यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य क्षमता है 4 और हमें निकालनी है पूरी 6। तो बचा काम कौन कर रहा है, ए ही तो कर रहा है। ये इसकी जो एफिशिएंसी है ये है 2 की। तो अगर हम पूरा काम जो 60 काम है ये अगर हम ए से करवाएं तो ये अपनी क्षमता यानी कि 2 की एफिशिएंसी से करेगा। तो 2 का दे देंगे भाग, तो 2 का अगर हम भाग देंगे 60 में तो ये आ जाएगा 30। तो यानी कि 30 दिन में ए अकेला काम ये कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इनका आपको मासा निकालना है। तो जो भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमें मासा निकालना है यानी कि महत्तम समावर्तक। तो जो अंश है इसका हमें सबसे पहले मासा निकालना होगा और हर का निकालना होगा लासा। तो 14, 42 और 21 अगर हम देखें इनका मासा क्या हो जाएगा, तो इनमें जो सबसे बड़ा जो इनका गुणनखंड होगा ये होगा 7। तो 7 ये हो जाएगा, यानी कि मासा जो इसका आ जाएगा ये आ जाएगा 7, क्योंकि 7 इनके सभी के अंदर आपको मिलने वाला है। तो ऊपर आपका मासा आ जाएगा 7 और 7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। नीचे आपको यहाँ पर जो हर है इसका लासा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन एक ही में यहाँ पर 7 देखने को मिल रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 7 प्लस 2 रूट 10 इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो इसका जो इसकी जो ट्रिक होती है वो यहाँ पर आपको सीधा पता होनी चाहिए कि जो 7 ये बना है 2 प्लस 5 से मिलकर, और ये बना है 10 जो बना है ये बना है 5 दूनी 10 से मिलकर। तो ये आपका सीधा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा √2 प्लस √5। अगर हम इसका बेसिक यहाँ पर समझना चाहें तो वो भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है 7 प्लस 2 रूट 10, जिनको नहीं आया वो यहाँ पर बेसिक समझ लें। तो 7 जो ये कैसे बना है 2 प्लस 5 से, और यहाँ पर अगर देखें 2 और रूट में 10 को हम लिख सकते हैं 2 × में 5। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसे ऐसे ही लिखे रहने दो 2 √2 और इनटू में √5। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये देखिए आपका फार्मूला बन गया √2 प्लस में √5 इसका होल स्क्वायर। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा √2 प्लस √5। बहुत ही सिंपल है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस पर जो है आकृति जो ये बनेगी इसका परिमाप आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा।
कोई मान लीजिए आपके सामने एक यहाँ पर दिया गया है, एक वर्ग है। सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे, तो एक वर्ग आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पर बन गया ये। फिर कह रहा है कि इसकी एक भुजा है, मान लीजिए कोई ये भुजा है एक, ये उभयनिष्ठ है और यहीं पर आपका एक त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज भी यहाँ पर हम बना लेंगे। तो त्रिभुज कुछ इस टाइप का यहाँ पर बनेगा। ये मान लीजिए आपका त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये आपका कोई एक त्रिभुज है, ये है आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भुजा आपकी उभयनिष्ठ हो गई, ये इसमें त्रिभुज में भी है और इसमें वर्ग में भी है। तो यहाँ पर कोई आपका ये हो गया आपका एक त्रिभुज, ये है आपका समबाहु त्रिभुज और इसकी एक भुजा दी गई है 4/3 सेंटीमीटर। तो अगर एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है तो ये भी 4/3 होगी, क्योंकि समबाहु है तो ये भी आपकी 4/3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये सभी भुजाएं 4/3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा। तो परिमाप होता है कि यहाँ से अगर हम शुरू करें तो चारों तरफ की जो ये आपकी दीवारें हैं किनारे किनारे की, इनको हमें सबको जोड़ना होगा, इन सबको जोड़ना होगा और इसी पॉइंट तक हमें यहाँ पर फिर से आना होगा। ये होता है परिमाप। लेकिन इसे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अंदर की भुजा है, हमें परिमाप जोड़ना है तो बाहर की सभी भुजाएं हम जोड़ लेंगे। तो ये कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 1 5। तो 4/3 इंटू में 5, तो 4 पंचे 20 बटे में 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको और हल कर लेंगे तो 3×6 18, तो 6 सही 2/3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। तो जो संख्या 99 से अगर विभाजित होगी तो ये 9 और 11 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 99 के जो गुणनखंड होते हैं ये होते हैं 9 और 11। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी संख्या होगी। 9 और 1 10, 3 13, 4 17, 4 17 और 6 23, 2 25। ये 9 से नहीं है, ये भी नहीं होगी। यहाँ पर देखते हैं तो 3 1 4, 5 9, 7 16 और 16 9 25, 2 27, ये हो जाएगी 9 से। लेकिन यहाँ पर 11 से देखते हैं तो 5 1 6 और 9 हो जाएगा 15 और 7 3 10 और 2 12, ये 11 से नहीं है। तो यहाँ पर अगला देखते हैं 1 और 1 2, 4 6, 3 9, 4 13, 5 18, तो ये 9 से डिवाइड है। अगला यहाँ पर 11 से भी देख लेते हैं तो 1 4 5, 5 और 4 9। फिर यहाँ पर अगला देखते हैं 1 3 4 और 5 9, 9 और 9 यहाँ पर अगर इसको माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो 11 43 45 ये आपकी संख्या ऐसी है जो 99 से विभाजित होती है। चलते हैं आगे और ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। पाई क्या है। तो पाई सभी को पता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो कि आपके सामने हमने यहाँ पर किया है। तो सभी को आशा करते हैं कि सवाल सभी समझ में आए होंगे और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, उसको हम आपको दोबारा से बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।